हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे आई विल टीच यू अबाउट सेकंड ईयर फिजिक्स। सही है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेकंड ईयर की फिजिक्स, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई भी सेकंड ईयर की कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है फिजिक्स के हवाले से। सही है, तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और एक इक्वेशन जो आप जानते होंगे PV = nRT जनरल गैस इक्वेशन। ये लॉज आप पढ़ चुके होंगे, गैस लॉज होते कहलाते हैं ये, और आपने ये पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 के अंदर। सही है, तो बस आपको पता है, ज़्यादा नॉलेज है आपके पास, तो बस मैं थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, जल्दी जल्दी करवाऊंगा। लेकिन जो इसके अंदर जो डेरिवेशन है PV = nRT, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट होगी। सही है, तो वो कैसे होगी सब समझेंगे, जल्दी से समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि बॉयस लॉ क्या है। स्टेटमेंट आप लोगों को समझाता हूँ। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि लिखा होता है, इसके अंदर आपको याद रखना होगा, बॉयस लॉ के अंदर हमारा जो जो बॉडी हम लोग लेते हैं, वेसल वगैरह कंटेनर, जो उसके अंदर गैस होती है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम करेगी। अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर है तो जब भी बॉयस लॉ इस्तेमाल होगा। सही है, कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद आपको समझने से पहले मैं आपको 4 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सही है, क्या है तो भाई देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं। सही है, आपको पता होना चाहिए वॉल्यूम क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर क्या होता है, और आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर क्या होता है। सही है, ये तो आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, क्योंकि सेकंड ईयर का लेक्चर है, आपको तो पता होना चाहिए मोल्स क्या होते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, जिसके अंदर लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, वो उसके अंदर वॉल्यूम हम कहलाते हैं। उसके बाद प्रेशर क्या होता है, दबाव, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं दबाव। तो प्रेशर आपको पता होना चाहिए, प्रेशर हमारे पास जो होता है। उसके बाद टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर ये होता है कि आपने कोई चीज़ को हीट करा, क्या करा, हीट करा, उसके बाद उसका आपने टेम्परेचर चेक करा। सही है, तो वो टेम्परेचर हो गया उसका दर्जा हरारत टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर के बारे में नहीं पता तो हम शुरू से लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है। सही है, ये तो क्लियर हो गया। तो अब बॉयस लॉ में क्या बोलता है कि बॉयस लॉ के बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्या बोलता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट बॉयस लॉ ने हमें दिया था, मैं आपको लिखवा देता हूँ क्या था स्टेटमेंट वो। तो भाई देखें, लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और क्या क्या आपको समझ में आए कि बॉयस लॉ ने करना क्या चाहता था और क्या बताना चाहता था। सही है, तो भाई देखें, जो इसका स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूँ यहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर जब भी होगा आपको समझ जाना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, बॉयस लॉ की। सही है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ given mass of a gas is inversely proportional to its प्रेशर। सही है, ये तो आ गया इसका स्टेटमेंट। सही है, तो अब मैथमेटिकली देख लेते हैं। सही है, तो मैथमेटिकली से लिखवाता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ कि क्या है। सही है, तो मैथमेटिकली हम जिसको कैसे लिखेंगे इसके स्टेटमेंट को, सही है, तो वो समझते हैं। इससे पहले मैं आपको समझा दूं कि स्टेटमेंट क्या है। देखें, इसके हिसाब से अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर का ये है कि अगर हमारे पास एक कंटेनर है, सही है, उसके अंदर गैस है, आपका जो टेम्परेचर उस वेसल का, जो कंटेनर का जो टेम्परेचर था, सही है, शुरू में इनिशियली, फाइनल में भी वही टेम्परेचर है। मतलब अगर इनिशियली टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो फाइनल में, जब तक फाइनल में आ गया तो उसका जो टेम्परेचर है जब भी 300 केल्विन होना चाहिए। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा गिवन मास का ऑफ अ गैस, इस वो इन्वर्स रिलेशन में होगा किसके साथ, प्रेशर के साथ। इसके हिसाब से मैं लिखता हूँ पहले मैथमेटिकली, ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। इसके हिसाब से क्या है ये कि वॉल्यूम क्या है, इन्वर्स रिलेशन में है किसके साथ, प्रेशर के साथ। यही स्टेटमेंट इसका दिया, इसको हमने मैथमेटिकली लिख दिया। मैथमेटिकली क्या है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर वी इंक्रीज द वॉल्यूम, सही है, तो प्रेशर विल बी डिक्रीज। क्या समझ में आया कि अगर इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब होता है, एक चीज़ बढ़ाई जाए दूसरी चीज़ कम हो जाए। अगर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा,
तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए भाई, एक बलून है, बलून आपको सबको पता होगा, गुब्बारा, गुब्बारे का जब फुला हुआ होता है, सही है, तो आप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें। क्या करें? प्रेशर। तो प्रेशर जैसे ही एक्सर्ट करेंगे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम कम हो रहा है, ये सिस्टम है। तो हमने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम कम हो रहा है, इसी तरीके प्रेशर कम कर रहे हैं तो गुब्बारा अपनी शेप में वापस आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये तो प्रूव हो गया। लेकिन जो इसका जो बॉयज़ लॉ फेल कहाँ हुआ तो वो बता दूं। तो भाई देखिए, आप किसी चीज़ को इतना प्रेशर दें कि उसका वॉल्यूम ही ख़त्म हो जाए, सही है। तो बॉयज़ लॉ उस वक्त फंस गया, क्योंकि लोगों ने पूछा कि हम इतना प्रेशर लगा दें कि वहाँ पर वॉल्यूम ही ख़त्म हो जाए, तो फिर उस वक्त वो परेशान हो गया क्योंकि किसी भी गैस का वॉल्यूम ज़ीरो हो गया तो फिर तो वो उसके अंदर वॉल्यूम का रिलेशन ख़राब हो सकता है, सही है। तो उस वक्त लोगों ने उससे सवाल किया, तो सही है, तो उस वक्त उसने उसको क्या बोला कि ये एक आइडियल गैस है। क्या बोला उसने? कि आइडियल गैस है। आइडियल गैस क्या मतलब? ख्याली गैस है, समझे? दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन हम मान रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम मान रहे हैं, सही है। तो दुनिया में असली में है नहीं वो आइडियल गैस, सही है, रियल गैस होती है। तो अब देखिए, ये तो समझ में आ गया। तो इसकी डेरिवेशन है, छोटी सी है, तो जल्दी से कर लेते हैं। देखिए भाई, आप सब जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो ये इक्वल टू लगाया, उसके बाद 1 ओवर, तो पहले कांस्टेंट लिख देता हूँ, तो कांस्टेंट, ये आ गया कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 ओवर पी, ये तो आ गया। अब ये पी क्या है? डिवाइड में है, और ये पी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी वी इक्वल टू, और जो यहाँ कांस्टेंट इस्तेमाल होता है वो होता है के। क्या होता है? के, सही है। तो ये तो हो गया, हमने निकाल लिया कि रिलेशन क्या है, सही है, ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनिशियली कैसे होगा और फाइनल कैसे होगा। तो भाई यहाँ देखिए, इनिशियल कंडीशन क्या होगी और फाइनल क्या होगी। तो इनिशियली हम लोग क्या करते हैं? देखिए भाई, इनिशियली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ फॉर इनिशियल स्टेट, तो इनिशियली अगर हालत में है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? इनिशियल स्टेट। तो भाई इनिशियल स्टेट के लिए आप क्या करेंगे? P1 V1 इक्वल टू के, ये कर देंगे। उसके बाद फाइनल स्टेट के लिए क्या लिखेंगे? फॉर फाइनल स्टेट तो आप लोग लिख देंगे ये कि फॉर फाइनल स्टेट P2 V2 इक्वल टू के। ये इनिशियल प्रेशर, ये इनिशियल वॉल्यूम, ये फाइनल प्रेशर, ये फाइनल वॉल्यूम, ये कांस्टेंट है, ये इसको इक्वेशन 1 बोल दें, इसको इक्वेशन 2 बोल दें। तो दोनों की एक साइड क्या है? कांस्टेंट है, तो कंपेयर कर लें, इक्वेशन 1 एंड 2। तो सिंपल स्टेप तो आपको आने चाहिए, और आपको तो रिवीजन हो रहा है क्योंकि बॉयज़ तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो कंपेयर कर लें तो यहाँ में रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कंपेयर का मतलब क्या होता है? अगर दो इक्वेशंस की क्या है, एक साइड जो है इक्वल है के और यहाँ भी के, तो हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हुए क्या करते हैं? इस साइड को और यहाँ वाली साइड को इसे साइड लिख देते हैं। ये वाली साइड अपनी जगह पर, ये वाली साइड इस जगह पर आ गई, बस कोई मसला नहीं है। देखिए भाई, ये हो गया हमारी ड्राइव, और ये हमारे काम कहाँ आएगी? तो ये हमारे काम आएगी जब हमें इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। भाई देखें, अगर आपको इनिशियल प्रेशर दिया जाए और इनिशियल वॉल्यूम दिया जाए और फाइनल प्रेशर दे दें और आपसे पूछें कि फाइनल वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या करेंगे? P2 को इधर भेजेंगे, फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन जब काम आएगी जब आपके पास 3 चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ मालूम करनी होगी, सीरियस। तो भाई देखें, ये टॉपिक तो ख़त्म। ग्राफ समझ लेते हैं, इसका ग्राफ क्या है, बहुत आसान है। तो भाई देखें ग्राफ क्या है इसका, देख लें। तो भाई ग्राफ क्या है? जब हम बनाते हैं ग्राफ, सही है, ग्राफ जब भी बनाते हैं किसका? प्रेशर और वॉल्यूम का, सही है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में, सही है। तो इसका जो ग्राफ आएगा हमेशा कर्व आएगा। क्या आएगा? कर्व। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर प्रेशर डायरेक्ट, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? डायरेक्ट रिलेशन में किसके साथ? 1 ओवर पी के। अगर आप सिर्फ प्रेशर का रिलेशन बताएंगे वॉल्यूम के साथ तो वो तो इन्वर्स है, जो मैंने बता दिया। लेकिन वॉल्यूम का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो 1 ओवर पी के साथ है, 1 ओवर पी, सही है पूरा। तो भाई देखिए, इसका ग्राफ हमेशा क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। क्या आता है? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन आ जाती है, और यहाँ प्रेशर होता है और यहाँ वॉल्यूम होता है, सही है। और सॉरी 1 ओवर वी होता है। क्या होता है? तो भाई अगर आ जाए तो आप बता दीजिए, अगर 1 ओवर वी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इसका ग्राफ कौन सा आएगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर v जो है डायरेक्ट रिलेशन में है 1 ओवर p के साथ। अगर v बढ़ेगा, p बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, समझे? 1 ओवर v बढ़ेगा, सॉरी p बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो 1 ओवर p भी बढ़ेगा।
ये मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट रुकें। यहाँ v आ गया और यहाँ आ गया 1/p, बस ये गड़बड़ हो गई थी। सही है, 1/v बढ़ेगा तो 1/p भी बढ़ेगा। डायरेक्ट है। डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब होता है, अगर आप एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी वाली चीज़ भी बढ़े, बस। तो भाई ये तो ख़त्म हो गया। अब बात कर लें फटाफट चार्ल्स लॉ है क्या। सो स्टूडेंट्स, सही है, अब यहाँ देखें कि यहाँ पर चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो अब इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो भाई देखें, सिर्फ स्टेटमेंट में क्या चेंज करने वाला हूँ वो देखना है आपको। देखें, बॉयस लॉ में क्या कांस्टेंट था, आप बोलेंगे टेम्परेचर, लेकिन चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा पता है, चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होगा प्रेशर। और याद रखिएगा, सही है, आपकी हमेशा हमेशा 2 चीज़ें कांस्टेंट होंगी। क्या होंगी? 2 चीज़ें कांस्टेंट। जो मैंने 4 चीज़ें लिखी थी यहाँ पर, क्या क्या मैंने लिखा था, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। अगर समझें, बात को समझें, अगर हम रिलेशन की बात कर रहे हैं, आगे हमने पढ़ा v = 1/p, यही पढ़ा, इन्वर्स रिलेशन वॉल्यूम के साथ बॉयस लॉ में। सही है, यहाँ पर v और p आ रहे हैं, सही है, तो v और p आ गया, इसका मतलब है कांस्टेंट कौन कौन होगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। क्या समझ में आया? ये 2 चीज़ें हमेशा कांस्टेंट होगी, समझ में? अब इसी तरीके से सेम लाइक दैट, ये देखिए, एट कांस्टेंट अब प्रेशर आएगा, टेम्परेचर हट जाएगा, क्योंकि हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे हैं। सही है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका स्टेटमेंट हम करेक्ट कर दें। जो चेंजेस होगी मैं आपको बता रहा हूँ सामने सामने, ताकि आपके समझ में आए। तो यहाँ आ गया प्रेशर, क्या आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई देखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर की जगह क्या आएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस डायरेक्टली, क्योंकि अब डायरेक्ट रिलेशन आएगा, क्या आएगा, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो भाई देखें, अब क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं चार्ल्स लॉ की। सही है, तो भाई देखें, अब यहाँ हम क्या करते हैं, अब यहाँ हम कर लेते हैं मैथमेटिकली। सही है, लिख लेता हूँ, हेडिंग डाल लेता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। सही है, तो मैथमेटिकली हम क्या लिखेंगे, तो भाई देखें, मैथमेटिकली मैं लिखने वाला हूँ इसके हिसाब से, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यही है। तो भाई देखिए, इसके हिसाब से अगर हम एक कंटेनर लें, उसको क्या करें हम, इनिशियली जो उसका प्रेशर था वही फाइनल में भी हो, तो कांस्टेंट हो गया। सही है, अब जो उसका वॉल्यूम है ना, जो गैस का जो मास है, उसका वॉल्यूम है, गैस का जो मास का वॉल्यूम, वो डायरेक्ट रिलेशन में है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर वॉल्यूम बढ़ता है, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम सो टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। सही है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। डायरेक्ट रिलेशन का तो यही मतलब होता है। सही है, तो इसके हिसाब से ये था, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, सही है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। सही है, अगर हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी कम होगा। सही है, ये तो समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, देखिए, अब यहाँ पर वही डेरिवेशन, सिंपल डेरिवेशन, क्या करना है, ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या होगा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो भी यहाँ पे आ गया, ये आ गया, और यहाँ पर ये t मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया t और यहाँ के k, बस k लगा दिया मैंने। सही है, आगे चलते हैं। देखिए भाई क्या करना है, अब क्या करें, देखिए भाई, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब वही बात कि ये तो बन गया अगर हमारे पास एक वॉल्यूम दिया गया है। सही है, हमें मालूम करनी वैल्यू। सही है, ये तो हो गया, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो तो उसमें तो बोला जाता है इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। सही है, यही होता है। तो अब यहाँ पर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर दिया जाएगा। सही है, अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल स्टेट के लिए अलग, फाइनल स्टेट के लिए अलग, फिर कंबाइन कर दें ताकि वो एक फॉर्मूला नया बन जाए। तो देखें भाई, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनना है, आसानी है, आपको पता चल चुका है अब क्या होने वाला है, तो आसान है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए भाई, फॉर इनिशियल स्टेट, सही है, तो इनिशियल स्टेट के लिए क्या होगा, तो बस क्या है, v1 लगा दें और t1 लगा दें, और ये आ गया कांस्टेंट। आगे देखते हैं फॉर फाइनल स्टेट,
तो भाई फाइनल स्टेट के लिए क्या होगा, सिर्फ 2 का तो लगाना है, तो V2/T2 इक्वल टू K। तो ये इक्वेशन 1 कर लें, ये इक्वेशन 2 कर लें, तो क्या होगा हमारे को मिल जाएगा कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, तो आपको तो पता है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, सही है। कंपेयर करेंगे तो इनकी जिसकी जो पहली साइड है वो यहाँ आ गई, दूसरी साइड ये वाली ये आ गई यहाँ पर, सही है। ये तो हो गया क्लियर भाई। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे काम आ जाएगा, सही है। तो भाई देखिए इसमें भी वही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 2-3 चीज़ें दी जाएगी, एक चीज़ मालूम करनी होगी। अगर सपोज करें कि अगर आपको बोल रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है और फाइनल वॉल्यूम भी दिया गया है और हमें बताओ फाइनल टेम्परेचर, सही है, तो आप टेम्परेचर के लिए अरेंज करेंगे फाइनल, तो ये डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर ऊपर है तो नीचे जगह चेंज एक्सचेंज हो जाएगी और ये डिवाइड में हो जाएगी मल्टीप्लाई, सिंपल है, सही है, कोई मुश्किल तो है नहीं। अरेंज करना तो आपको आना चाहिए कि अगर आप V2 मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, T2 को वहाँ भेज देंगे, सही है, तो सिंपल है। तो अब बात करेंगे हम किसकी, ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या बनेगा इसका देख लेते हैं भाई, ग्राफ को भी अंडरस्टैंड कर लें तो देखें। तो भाई ग्राफ तो बहुत आसान है इसका, सही। सो स्टूडेंट्स लेट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ, सही है। अब ग्राफ समझते हैं, ग्राफ में क्या है देखें। आपको पता है कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, सही है। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस और ये आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, क्लियर, सही है। बीच में क्या होता है, ओरिजिन, क्या होता है, ओरिजिन। अब देखें हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखें यहाँ पर टेम्परेचर होगा, यहाँ पर होगा वॉल्यूम, सही है। वॉल्यूम टेम्परेचर कहाँ बढ़ेगा, यहाँ पर जाते जाएंगे बढ़ता जाएगा, मतलब 73, 74, 75 बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज आ गई। यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव वैल्यूज आएगी टेम्परेचर की। इसी तरीके से यहाँ पर वॉल्यूम की पॉजिटिव, वॉल्यूम की नेगेटिव, सही है। तो नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव ही होती है, सही है। अब देखें, अब यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, देखें यहाँ पर इस ग्राफ में जो हमारा जो बनता है 40 लॉ का जो ग्राफ आता है ना, वो इस तरीके से आता है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है 40 लॉ का, सही है। थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ, रुक जाए, सही है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है 40 लॉ का, सही है। अब होता क्या है, यहाँ पर जहाँ ये ओरिजिन है, सही है, जब ओरिजिन पे आपको पता है x और y 0 होते हैं, पता है आपको, सही है। तो यहाँ पर अभी x यहाँ पर अगर होगी, सही है, तो यहाँ पर जो केल्विन में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड होगा, समझ लें, सही है। होगा ना 0 के बाद ये तो शुरू होगा माइनस में, होगा 0 डिग्री हो गया, सही है। 0 डिग्री यहाँ पे लगा सी, सही है, हो गया, क्लियर है। सेंटीग्रेड, सेल्सियस, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। आगे देखें, जब हमने इस वाले जो ग्राफ को हमने क्या करा, एक्सटेंड करा, क्या करा, पीछे की तरफ क्या करा, एक्सटेंड, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है -273 केल्विन। माइनस में क्यों, क्योंकि यहाँ तो माइनस वैल्यूज आती है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो हो जाता है 0। अब आप बोलेंगे ये क्या सर, ये कैसे हो गया, तो भाई देखें वॉल्यूम ऊपर जाते हुए बढ़ रहा था, लेकिन नीचे आते हुए तो घट रहा है ना, घट रहा है। अब ये घटते यहाँ पर आ गया, मतलब इस लाइन में आ गया, तो इसका मतलब तो वॉल्यूम 0 हो गया। तो हमें क्या पता चला कि ऐसे टेम्परेचर पे -273, सही है, यहाँ पर कूल हो जाता है, बहुत ठंड हो जाती है, समझ लें, ठंडा हो जाता है, सही है। ऐसा टेम्परेचर, ऐसा वक्त जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाए, गैस का जो वॉल्यूम हो वो 0 हो जाए, ख़त्म हो जाए, सही है। तो ये वो टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलो भाई ये ग्राफ भी कंप्लीट। तो अब चलते हैं कहाँ पर, अब हमें समझना क्या है, PV = nRT, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं फटाफट, आसान है, चलते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे प्रूफ करने के ऊपर, हमें क्या करना है, जनरल गैस इक्वेशन को प्रूफ करना है, PV = nRT, सही है। तो भाई देखें आपके सामने एक डायग्राम है, सही है, A, B और ये C है, क्या है, C। अब समझते हैं, देखें भाई पहले वाले में, A वाले में देखें ये इनिशियली है, क्या है, इनिशियली। देखें भाई जब क्या था, प्रेशर और टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो जब उसका वॉल्यूम था T1 और वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1 एंड प्रेशर था P1, सही है। क्या हुआ कि हमने उसको मौका दिया एक्सपेंड होने का, सही है।
तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, फाइनल में क्या हो गया कि टेम्परेचर क्या था, टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, तो T1 ही रहा, वॉल्यूम चेंज हो गया, V हो गया, और प्रेशर क्या था, P1 था पहले, अब P2 हो गया। सही है, समझ में आ गया। अभी ये 2 डायग्राम पे फोकस करें, तीसरी को अभी मैं अभी समझाता हूँ, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो 2 का भी समझते हैं। इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, कंसाइडर अ सिस्टम ऑफ एन आइडियल गैस। सही है, सिलेंडर फिटेड, जो फिट हुआ है किसके साथ, मूवेबल पिस्टन, मूवेबल है, मूव हो सकता है। सही है, और फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन नहीं है। आगे देखते हैं, लेट P1, V1 एंड T1 इज द इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनिशियल है ना, आगे चलते हैं। अगर गैस को हम इजाज़त दें ऊपर जाने की, एक्सपेंड तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर, किस पर, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज ना हो, देन द वॉल्यूम एंड प्रेशर विल बिकम V एंड P2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब समझते हैं हाई लेवल पर। सही है, तो भाई देखिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर होता किस में, लॉस तो पढ़ लिया हमने 2, चार्ल्स लॉ और बॉयस लॉ। तो अब आपका जवाब आ चुका होगा कि हमने बॉयस लॉ में पढ़ा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या पढ़ा था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यही बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर की, तो इसका मतलब है हमें इसके अंदर क्या यूज़ करना पड़ेगा, बॉयस लॉ। सही है, तो भाई देखें अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ, सही है, क्या था भाई देखें, फॉर इनिशियल स्टेट क्या करते हैं, फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट, तो भाई देखें इनिशियली क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू K। इसी तरीके से फॉर फाइनल स्टेट, फॉर फाइनल स्टेट P2 V इक्वल टू K। ये आ गई इक्वेशन 1, ये आ गई इक्वेशन 2। सही है, कंबाइन कर दें। सही है, P1 V1 इनिशियली है, हमने लिखा हुआ है देखें, P1 V1 इनिशियली है। सही है, P2 और ये V बन गया फाइनल में, तो P2 और ये V। सही है, ये स्टेप तो आपको समझ आना चाहिए क्योंकि अभी तो पढ़ा है बॉयस लॉ। सही है, तो भाई देखिए अब क्या करने जा रहे हैं, कंबाइन, तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई देखें इक्वेशन 1 2 को कंपेयर करा तो हमें मिल गया P1 V1 ओवर, सॉरी P1 V1 इक्वल टू P2 V। क्या मिला, P1 V1 इक्वल टू P2 V। सही है, ये तो हो गया एक स्टेप, अभी तो एक स्टेप हुआ ना। अब इस इक्वेशन को मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सही है, अब हम बात करेंगे, अब हम किस पे बात करेंगे, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। सही है, उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब यहाँ B और C पे फोकस करना है आपको। कहाँ करना है, B और C पर। देखिए भाई इसमें क्या था कि टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम है V और प्रेशर है P2। सही है, और P2 ही रहेगा क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट, प्रेशर चेंज नहीं होगा। V2 हो गया वॉल्यूम और जो T1 था वो हो गया T2। सही है, ये तो समझ आना चाहिए। सही है, तो आसान ही था। चलो आगे चलते हैं। देखें भाई क्या हुआ कि अब हम यहाँ लेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। सही है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, यहाँ लिख दीजिएगा, आपको मैं लिखने का बता देता हूँ क्या लिखेंगे। देखें यहाँ मैंने जो स्टेप लिखा है, इफ द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सही है, तो आप यहाँ लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। सही है, देन द वॉल्यूम एंड क्या होगा, प्रेशर विल बिकम V2 एंड T2। बस, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर नहीं आएगा। आगे देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू बॉयस लॉ फिर लिखिएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो भाई देखें क्या था चार्ल्स लॉ के हिसाब से। ये देखें तो भाई इसके हिसाब से क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, चलो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या था इसका स्टेटमेंट के मुताबिक कि वॉल्यूम का रिलेशन किससे था, डायरेक्टली था। डायरेक्टली क्या था, तो यहाँ पर बन रहा था हमारे पास, चलो रुक जाओ, इनिशियल स्टेट के लिखता हूँ फॉर, तो भाई देखें फॉर इनिशियल स्टेट, फॉर इनिशियल स्टेट, तो भाई देखें इनिशियल स्टेट के लिए क्या होगा, यहाँ आ जाएगा V/T। सही है, तो यहाँ पर आ जाएगा T1।
सही है, ये तो हो गया क्लियर, क्योंकि यहाँ पर क्या था टेम्परेचर T1, सही है, ये हो गया आगे। और यहाँ पर कांस्टेंट था, सही है, ये हमने बोला इक्वेशन नंबर 4, सही है। अब यहाँ लिखता हूँ फाइनल स्टेट के लिए, फॉर फाइनल स्टेट, सही है। फाइनल स्टेट में क्या होगा, V2/T2 बराबर आ जाएगा K के, और ये मैंने बोला इक्वेशन नंबर 5। आगे चलते हैं भाई, देखें कंपेयर कर लें, क्योंकि एक एक साइड सेम है तो क्या कर लेते हैं कंपेयर, तो क्या लिखते हैं कंपेयर इक्वेशन 4 और 5, सही है। तो भाई देखें कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V/T1 इक्वल टू V2/T2, सही है। ये हमने बोला कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, सही है। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखना क्या है, आपको समझ है। देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 3 पर और इक्वेशन नंबर 6 पर, सही है। तो यहाँ देखिए V और यहाँ भी V, सही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं V को अकेला कर दूं इस इक्वेशन में, इसको भी अकेला कर दूं, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, सही है। तो मैं क्या करता हूं, सही है, मैं करता क्या हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को अरेंज करता हूं, सही है, अरेंज करता हूं, तो देखें यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, सही है, क्योंकि आप लोगों को कैसे करना है मैं आपको समझा दूँ, सही है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, P1V1/P2, ये आप इक्वेशन नंबर 3 बोलिएगा, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 3, सही है। ये आप बोलेंगे इसको इक्वेशन नंबर, चलो मैं आपको सही करके दिखा देता हूँ, देखें। तो भाई इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, P1V1/P2 बराबर आ जाएगा V के, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, सही है, क्लियर। अब इसको देखें आगे स्टेप हम कर लेते हैं। देखें भाई V के लिए अरेंज करेंगे तो V के लिए क्या हो जाएगा, V2/T2, और ये आ जाएगा T1, सही है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 6 बोलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बोला कि एक साइड अगर सेम हो तो कंपेयर हो सकता है, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन 3 और 4 और 6, सही है, इक्वेशन 3 और 6, सही है। 3 ये रही, 6 वो रही, सही है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पहली साइड आगा P1V1/P2, उसके बाद V2T1/T2, सही है, ये तो आ गई। अगर हम इसको जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी आपने, पढ़ी होगी ना, P1V1/T1, P2V2/T2। तो इसके अरेंज में अगर हम लिखें या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1V1/T1, P2V2/T2, सही है, हो गया। तो भाई देखें P1 और यहाँ पर ये जो T1 है, यहाँ इधर आ गया मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, और ये डिवाइड में तो हमारे मल्टीप्लाई हो गया, बस सिंपल है, सही है। अब यहाँ क्या करना है, आप आगे देखें, सही है, ये तो हो गया। अब इसकी सेम फॉर्म में अगर लिख दूँ, सेम फॉर्म क्या होगी, PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, सही है। क्योंकि आपने याद है अभी बॉयज को पढ़ा था, तो शुरू में तो यही स्टेट आ रही थी, ये पूरी नहीं आ रही थी लेकिन सेम आ रही थी। जैसे कि हमने वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा डायरेक्टली, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था, फिर हमने इनिशियल फिर फाइनल बनाई। तो सबसे पहले तो ये बना होगा, फिर इनिशियल फिर फाइनल आई होगी ना, समझिए बात को। सबसे पहले तो ये बना, फिर उसके बाद इनिशियल और फाइनल का हमने करा गेम, सही है। अब देखें, अब क्या है कि यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो देखें PV/T इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लगेगा, R। कांस्टेंट क्या है, R, और R हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, और इसको गैस कांस्टेंट भी सिंपल बोलते हैं, सही है। R इसकी एक वैल्यू होती है 8.314 ऐसा यूनिट के हिसाब से, सही है। क्योंकि हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट, तो 8.314 इसके अंदर कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, सही है। ऐसा यूनिट के हिसाब से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई है, सही है। आगे देखते हैं, PV/T इक्वल टू R, और यहाँ हम लिख देते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस। किसके लिए है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। खुद सोचें, अगर 1 मोल है तो n की जगह क्या पुट किया होगा, 1, और 1 पुट किया तो R मल्टीप्लाई बाय 1, तो बस ये बन गया। अगर हम n को अगर n मोल, फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस
तो क्या होगा PV इक्वल टू, ये T वहाँ जाएगा, NRT, ये N मोल के लिए है, क्योंकि मोल तो कितने भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, तो हमने N कर दिया। N का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है, सही है। तो ये बन गया PV इक्वल टू NRT। दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू ड्राइव, सही है, जो हमें ड्राइव करनी थी, विच वी हैड टू ड्राइव, सही है। आगे देखते हैं अब क्या बात करनी है हमारे को। अब हमें बात करनी है कि इसका SI यूनिट है क्या, सही है। यूनिट आपको पता होना चाहिए, किसका, R का। R का यूनिट देखते हैं, सही है। यूनिट मालूम करना है ना, तो देखें R को अकेला कर दें, R को यहाँ से अकेला कर दें, N और T मल्टीप्लाई और डिवाइड में चले जाएंगे, तो PV/NT, सही है। ये स्टेप कंप्लीट है, हो गया। लेट मी सी कि आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, मैं 1 मिनट देख लूँ, 1 मिनट रुक गया। बहुत क्लियर है, सही है। तो आगे चलते हैं, देखिए भाई, तो भाई देखिए आगे क्या करना है, सिर्फ है, सिंपल है, इन सब के SI यूनिट को पुट कर दो बस। तो भाई देखें R इक्वल टू, सही है, P क्या है, P प्रेशर है, और प्रेशर का SI यूनिट क्या होता है। तो भाई देखें प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो बस पुट कर दो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट तो सबको पता होगा मीटर क्यूब SI यूनिट, और N क्या होता है, मोल, और टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, केल्विन, सही है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। तो भाई देखें 2 मीटर यहाँ पर है, 1 मीटर यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 थे ना, तो 2 कैंसिल हो गए। अब कितने बचे हो गए, अब कितने बचे हो गए, 1 बचा होगा, सही है। तो यहाँ देखें, यहाँ बच गया न्यूटन मीटर ओवर मोल डॉट के। तो भाई देखें न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल भी बोलते हैं, सही है, बोलते हैं ना, तो हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जूल पर मोल डॉट केल्विन, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जूल मोल इन्वर्स डॉट के इन्वर्स, लिख सकता हूँ ना, क्यों नहीं लिख सकता, के इन्वर्स मोल इन्वर्स, क्योंकि आपको पता है अगर डिवाइड में है तो पावर पॉजिटिव है, अगर हम मल्टीप्लाई में जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ये था पूरा लेक्चर जो मैंने आपको बताया आज कि 3 हमने कवर कर, 40 लॉ, बॉयस लॉ एंड PV इक्वल टू NRT को प्रूफ कर दिया, सही है। तो भाई देखिए यहाँ पर मैं आपको R की वैल्यू बता दूँ, तो R की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 किलो जूल। यहाँ पर यूनिट है इसका, लगा दें के इन्वर्स जूल और मोल इन्वर्स, सही है। तो ये यूनिट तो है लिखा हुआ, देख लीजिएगा। तो ये वैल्यू है, न्यूमेरिकल में काम आएगी, अगर हम लोग करेंगे साथ ही करेंगे, सही है। तो बस आज के लिए बहुत है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई स्टूडेंट्स। तो आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, सही है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और बेल आइकन पर ज़रूर हिट करें ताकि मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिल जाए। और मैं फिजिक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ा रहा हूँ, तो सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह।